हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। स्वागत है आपका अकाउंट्स गुरु फ्री कक्षा में। और आज होने वाला है बिजनेस स्टडीज का टर्म 2 का पहला चैप्टर यानी स्टाफिंग। और मैं हूं डॉक्टर विकास विजय, ऑथर ऑफ टुगेदर विद अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज। मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस स्टडीज के अंदर इस टर्म 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कुछ ऐसे चैप्टर जो बहुत बड़े बड़े हैं, और उसको अगर आपने तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ किया तो आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं। उनमें से रहेगा एक ये स्टाफिंग चैप्टर। आप पढ़ चुके हैं प्लानिंग, आप पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में पढ़ा व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने वेरियस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाए, अलग अलग लेवल्स बनाए, जॉब पोजीशंस बनाई। बट अब उन पोजीशंस को भरने का काम होता है इस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, यानी कि स्टाफिंग फंक्शन का। और अगर मैं आपसे पूछूं डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग, तो स्टाफिंग क्या रहेगी? इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग and maintaining a satisfactory and satisfied workforce। एक बार दोबारा से करते हैं मेरे साथ और देखते हैं कितनी जल्दी याद होता है। चलिए शुरू करते हैं। What is staffing? A staffing is a function of management। Yes, बोलिए मेरे साथ। Staffing is a function of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining। दोबारा बोलिए, obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce। क्या मतलब निकल के आया इस डेफिनेशन से मेरे प्यारे बच्चों? 3 वर्ड यानी OUM, ओम, यानी ये एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हमने पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उसमें से स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो कंसर्न करता है किससे? पहला, ऑब्टेन करना, एम्प्लॉइज को लाना, दूर दूर से लेके अपनी जॉब पोजीशंस को फिल करना। उसके बाद उनको यूटिलाइज करना, यानी उनसे काम निकलवाना, काम लेना। और फिर ऐसा नहीं कि यूज एंड थ्रो हो जाए सिस्टम, उनको काम लेने के बाद मेंटेन करना, रिटेन करना बाय वेरियस मेथड्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंसेंटिव, पर्क्स वगैरह। उन सबको एक अच्छे से हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि वो खुश होके आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कहीं और काम ना करें। तो ये जो स्टाफिंग फंक्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अगर आप ये लिखते हैं तो यू विल गेट द फुल मार्क्स, बिकॉज एनसीईआरटी की है ये डेफिनेशन। तो जल्दी से एक बार दोबारा से जल्दी बताइए और लिखिए चैट बॉक्स में मेरे साथ साथ, बिकॉज इट विल बी अ व्हाट, एन इंटरैक्टिव सेशन। यानी आप मेरे साथ साथ याद करेंगे, बोलेंगे और लिखेंगे चैट बॉक्स में। तो जल्दी से बताइए व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, कैसे डिफाइन करेंगे स्टाफिंग? जल्दी बोलिए। यस, स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग। जल्दी बोलिए, ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग। क्या क्या जल्दी बताओ, उसके आगे क्या होना चाहिए? ऑब्टेनिंग, मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड, 2 एस आएंगे, एस एस, एक बड़ा वाला है सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। यस, तो ये रहेगा स्टाफिंग का डेफिनेशन। अब उसके बाद बात आती है स्टाफिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, हम स्टाफ क्यों रखते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, चाहे अगर आप जिम खोल रहे हैं तो जिम के अंदर प्लानिंग कर ली, कहां खोलना है, लोकेशन देख लिया, सब सारे फैक्टर्स देख लिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया, वेरियस लेवल्स डिसाइड कर लिए, कौन कहां कौन सी पोजीशन होगी। लेकिन उसके बाद भाई ट्रेनर्स तो चाहिए, उसके बाद एक रिसेप्शन पे सुंदर सी मैडम तो चाहिए, उसके बाद आपको जो सफाई करने वाले वर्कफोर्स है वो तो चाहिए। तो डिफरेंट लेवल पे बंदे चाहिए उस जिम के लिए। वो है सारा फंक्शन मैनेजमेंट का कि स्टाफिंग है। तो यहां पर स्टाफिंग की जरूरत क्या पड़ती है? और ऐसा नहीं, हर जगह, चाहे वो हॉस्पिटल हो, आपका स्कूल्स हो, कोई आपका रेस्टोरेंट हो, इवन इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर जरूरत पड़ेगी, सर्विस इंडस्ट्री में जरूरत पड़ेगी। ये स्टाफिंग फंक्शन इज अ परवेसिव, यानी कहीं भी हो, हर जगह लगेगा स्टाफिंग। इस समय मेरे साथ जो टीम लगी हुई है, जो एडिटिंग करते हैं, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वेरियस टीम, ये भी क्या है? मेरे स्टाफ हैं। तो ये समझ आ गया स्टाफिंग क्या होती है। चलिए एक बार फिर चलिए, क्योंकि आगे पढ़ने से पहले जल्दी से रिवाइज करें एक बार फिर। व्हाट इज स्टाफिंग? बोलिए मेरे साथ। स्टाफिंग इज द व्हाट? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग। ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग, 3 बार बोलेंगे। ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग व्हाट? जल्दी से बताइए। अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब मेरे एम्प्लॉइज, मेरे लेबर, यानी जो मेरे लिए काम कर रहे हैं वो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्टाफिंग कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में इन्फोसिस की स्टोरी दे रखी है, वहां पे बताया नारायण मूर्ति जी के बारे में एज अ ग्रेट लीडर, यानी किस तरह से वो अपने इस पर्टिकुलर फंक्शन को निभाते हैं। आप स्टोरी पढ़िएगा, एक अच्छी फीलिंग आएगी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। बट मैं अपनी रिसर्च के बारे में बताना चाहूंगा। कहीं मैंने पढ़ा कि एक बार एक रिपोर्टर ने धीरू भाई अंबानी, आप समझते हैं रिलायंस इंडस्ट्री से, धीरू भाई अंबानी से पूछा कि अगर हम आपकी सारी जायदाद, दौलत, सब कुछ ले लें, क्या आप ये दोबारा से एम्पायर खड़ा कर सकते हैं? कैसे करेंगे? इतने अमीर कैसे बनेंगे? उन्होंने बोला, हाँ, मैं फिर भी दोबारा से बाउंस बैक करके दिखाऊंगा, मैं दोबारा से ये सारा एम्पायर खड़ा करके दिखाऊंगा। कब? अगर आप मेरे वर्कफोर्स, मेरे लेबर, मेरा स्टाफ मेरे पास रहने दीजिए और सब कुछ मुझसे ले लीजिए, मैं दोबारा से बाउंस बैक करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप बैलेंस शीट में एसेट्स पढ़ते हैं, टैंजिबल, इंटैंजिबल एसेट्स पढ़ते हैं, बट ये एक ऐसा एसेट है, एक ऐसा वैल्यूएबल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है ये, जिसकी वैल्यू $1 मिलियन होती है। अगर आपके पास अच्छा स्टाफ है तो 7वें आसमान पे आपके बिजनेस को लेके चले आएगा। अगर आपके पास
बैड स्टाफ है तो ये आपके बिजनेस को लंबे अरसे तक नहीं चलाने देगा, जल्द ही आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको अपने गोल को अचीव करना होता है, हम सब जानते हैं 3 हमारे पास मेन गोल होते हैं। क्या हम ऑर्गेनाइजेशन की क्या चाहते हैं? सर्वाइवल। क्या चाहते हैं? प्रॉफिट। क्या चाहते हैं? ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और सर्वाइवल डिपेंड करती है किस पे? हमारे स्टाफ के ऊपर, और वही हमें कमा के देगा प्रॉफिट। तो ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और चलिए देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस में। यस, तो अब शुरू करने वाले हैं स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस, यानी उसकी क्या जरूरत पड़ती है, क्या नीड है, एडवांटेज है, क्या रिक्वायरमेंट है इस स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। तो सबसे पहला आप देखेंगे सारे के सारे पांचों में पॉइंट आपको कराने वाला हूं और मेरे साथ याद करेंगे, नोटबुक बनाएंगे और लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, यानी आप इसका पीडीएफ बना के पूरा का पूरा टर्म 2 में लाने वाले हैं फुल मार्क। आपके लिए तैयारी मैंने कर रखी है। अगर लग रहे हैं अच्छे एफर्ट तो लाइए व्हाट, थम्स अप ऑन द स्क्रीन। यानी जितने ज्यादा लाइक्स मिलेंगे उतने ही अगला चैप्टर आएगा, उतनी ही इसकी चीट शीट मिलेगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं आपको इसके नोट्स। तो ये सब एफर्ट के लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 गिफ्ट दूंगा, जरूर देखना। मोबाइल फोन आप अकाउंट्स गुरु और दूसरा टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स गुरु, जल्दी से जुड़िए और होने वाला है अकाउंट्स को बीएस के बारे में धमाल in term 2 at this channel accounts guru। so first advantage क्या है, first importance क्या है NCERT की, वो है ensures availability of most suitable person। NCERT में लिखा हुआ है most suitable persons, मैंने यहां पे वर्ड एक आपका ऐड किया है कॉम्पिटेंट। ये कॉम्पिटेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कॉम्पिटेंसी के साथ उस पोजीशन के लिए बेस्ट पर्सन, राइट person, the most suitable competitive person। यानी you cannot have a person other than this, यानी ये जो आपने सिलेक्ट किया है इस जॉब के लिए, इससे बढ़िया आपको मिल ही नहीं सकता और वो कॉम्पिटेंट है इस पोस्ट के लिए बेहतरीन तरीके से। सो पहला इंपॉर्टेंस क्या होता है, अगर आप स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपको गारंटी मिल जाती है कि आपको बहुत ही सुटेबल पर्सन मिलेगा जिस जॉब के लिए आप ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जिम के लिए एक रिसेप्शन के लिए सुंदर सी मैडम आपको चाहिए, एक ट्रेनर, हेड ट्रेनर चाहिए जो सारे जूनियर ट्रेनर्स को लीड करे, उसकी वजह से मोर क्लाइंट्स आएंगे। तो यहां पर जब आप जैसी जैसी जॉब पोजीशन निकालेंगे, स्टाफिंग हेल्प करता है वैसे ही पर्सन्स को लाने के लिए। यस और नो, अगर मुझे अपनी वीडियोस के लिए वीडियो एडिटर चाहिए तो डेफिनेटली मुझे चाहिए मोस्ट कॉम्पिटेंट, मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द जॉब ऑफ वीडियो एडिटर। सो दिस इज व्हाट इज द रोल ऑफ स्टाफिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंस है बेटर परफॉर्मेंस। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये मान के चलिए बेटर परफॉर्मेंस किसकी, एम्प्लॉइज या ऑर्गेनाइजेशन की? यहां बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा स्टाफ होने से हर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करेगी। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अ विमेन, और वैसे ही कहावत है, प्रोवर्ब है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ गुड एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ। यस, तो यहां पर बेटर परफॉर्मेंस यानी का मतलब यहां ऑर्गेनाइजेशन अपने जो गोल है उनको अचीव कर पाएगी। तो जो वर्कफोर्स हम अपॉइंट करते हैं वो हार्मनी में काम करते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल। सो दे मेंटेन एन हार्मनी बिटवीन द वर्कफोर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल, और इससे उनकी बेटर परफॉर्मेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन की। थर्ड रहता है जो इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग का, वो है इंश्योर्स कंटिन्यूअस ग्रोथ। यानी कि आप देखते हैं इस डायनामिक वर्ल्ड के अंदर इतने सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो हो रहा है, बड़ी बड़ी ब्रांचेस अलग अलग सिटीज में, शहरों में, देशों में खोली जा रही हैं। तो उन सब के लिए यू नीड व्हाट, द राइट वर्कफोर्स। यानी आपका वर्कलोड बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आपने अपनी वर्कफोर्स को भी डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ चाहिए। हम सब जानते हैं तीन, अगेन बार बार आते हैं कि जो 3 ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, और यहां पर ग्रोथ के ऊपर एम्फेसिस दिया रहा है। इफ यू वांट टू ग्रो योर साइज, योर स्केल ऑफ ऑपरेशंस, उसके लिए क्या चाहिए आपको, बेटर पर्सन, बेटर एम्प्लॉइज, और वो है स्टाफिंग का फंक्शन। देन बात करते हैं फोर्थ एडवांटेज की, फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इट इंप्रूव्स द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद स्टाफिंग का मतलब यही है कि जो एम्प्लॉइज है उनको ढूंढ के लाना, जॉब पे लगाना और खत्म हो गया काम। नो, उसके बाद शुरू होता है क्या, उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन, फेयर कॉम्पनसेशन, उनको अच्छे से रखिए, खुश होकर रखिए। बिकॉज डेफिनेशन में यही था कि आपने ऑब्टेन किया, यूटिलाइज किया, मेंटेन किया, किसको, अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्क फोर्स। तो यहां पे वही बात है कि यहां उनका मोरल हाई रखना है। अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के साथ साथ और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, उनको पता होना चाहिए कि हर साल उनकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है किसी असेसमेंट के बेस पे उनको गॉज किया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, उनको प्रेस किया जा रहा है थ्रू ऑल दिस असेसमेंट, और उससे क्या होगा, उनका मोरल हाई होगा और इसीलिए वो कहेंगे हाँ मैं जितना डिजर्व करता हूं मुझे उतना मिल रहा है, यानी फेयर रिवॉर्ड, उनको लगेगा मुझे बिल्कुल फेयर रिवॉर्ड मिल रहा है।
नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें एडवांटेज यानी पांचवें इंपॉर्टेंस की, हेल्प्स टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये स्टाफिंग फंक्शन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि हमेशा वो चेक करे। जैसे आप जानते हैं हम बात करते हैं इन्वेंट्री की, क्योंकि ज़्यादा इन्वेंट्री भी नहीं होना चाहिए, कम इन्वेंट्री भी नहीं होना चाहिए। करंट रेशियो की बात करते हैं, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तो हर चीज़ का हाई और बहुत लो का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। ऐसे यहां पे कहा गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, आप ना तो ओवर स्टाफ करें ना ही अंडर स्टाफ। अगर जिम में मुझे 4 ट्रेनर की जरूरत है तो मैंने 6 ट्रेनर रख लिए, तो 2 क्या करेंगे, अलग से बैठे बैठे क्या करें, मोबाइल फोन पे गेम खेलते रहेंगे। वो ओवर स्टाफ है, वो टाइम वेस्ट करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। अंडर स्टाफ होगा तो 2 ही ट्रेनर हैं, मुझे चाहिए 4, तो बाकी क्लाइंट्स क्या होगा, डिससेटिस्फाई होकर छोड़ के चले जाएंगे, किसी और जिम में चले जाएंगे। तो यहां पर स्टाफिंग फंक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। क्या, ना तो ओवर हो ना अंडर हो, वो उतना हो जितना चाहिए और वो भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, यानी बेस्ट यूज हो। कोई भी रिसोर्सेज, जैसे आपका पैसा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मशीनरी इंपॉर्टेंट होती है, फंड्स इंपॉर्टेंट है, ये भी तो एक आपका क्या है, रिसोर्स है। तो इसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन कम कॉस्टिंग में इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने गोल्स को अचीव कर पाए, कॉस्टिंग कम हो, रिटर्न ज्यादा हो और ग्रोथ हो, यानी अल्टीमेट मकसद है फर्म का ग्रोथ हो विद प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये 5 के 5 इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुका हूं। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। यस, और चलते हैं नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह से हर चीज का प्रोसेस होता है, मैं हमेशा पूछता हूं मजाक के अंदर, बताइए मुझे चाय बनाने का प्रोसेस क्या होता है। अगर गर्ल्स सुन रही हैं, मेरे फीमेल मेंटोर सुन रहे हैं, तो वो समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। चाय का एक प्रोसेस होता है। मैं पूछता हूं चाय बनाने का प्रोसेस क्या है, बच्चे कहेंगे सब पानी लो, गर्म करो, चीनी पत्ती डालो, अदरक डालो, इलायची डालो, चाय तैयार हो गई। नो, पहला स्टेप आप भूल गए। वो पहला स्टेप क्या था, गैस को ऑन करना। जिस तरह से गैस ऑन करना भूल गए, उसी तरह से यहां पर स्टाफिंग का एक प्रोसेस है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और देखते हैं क्या है 8 स्टेप इस स्टाफिंग प्रोसेस के। 8 के 8 स्टेप याद करेंगे, पेन डाउन करेंगे और लिखेंगे चैट बॉक्स में। क्या आपको याद हुआ नहीं हुआ, मैं देखूंगा अभी जल्दी से चैट बॉक्स में। तो सबसे पहला आप आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ एक जर्नी पे चलिए और देखिए होता क्या है। आप जिम खोल रहे हैं, जिम खोलने के साथ आपने प्लानिंग कर लिया, आपने देख लिया किस जगह पे है, रेंट पे लेना है, खरीदना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया, जॉब पोजीशंस डिसाइड कर ली, और अब आप देख रहे हैं कि मुझे एम्प्लॉइज ढूंढने। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे मुझे कितने पर्सन चाहिए, कितने पर्सन स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग फंक्शन का पहला प्रोसेस क्या होता है, पहला स्टेप होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो आंखें बंद कीजिए और कोई बिजनेस सोचिए कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस के बारे में सोचिए कितने पर्सन्स की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आंखें बंद करके आप क्या आएगा, सर मैं ये काम 5 बंदों से कर सकता हूं, मैं ये काम 7 पर्सन से कर सकता हूं, सर मुझे इस काम के लिए 15 बंदे चाहिए। तो वो जो है वो है पहला प्रोसेस, यानी कि एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सो आई होप पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप लिखते रहिए जल्दी से कॉपी पे और फिर मुझे बताइएगा। स्टेप 2, रिक्रूटमेंट। अब आपके सोचने से क्या होता है, आप तो बहुत कुछ सोचते हैं, आप तो चाहते हैं कि मेरे बोर्ड में 95% आ जाए। तो ये तो हम चाह रहे हैं, ये हमें रिक्वायरमेंट पता लग गई कि भाई हमें कितने मैन पावर चाहिए, बट कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट करनी है। आपको अपने जिम के बाहर एक कागज के गत्ते पे लिखवाना है ट्रेनर्स रिक्वायर्ड। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में लिखा होता है हेल्पर रिक्वायर्ड। कभी भी आप अपने आसपास की कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चली जाइए, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर हर फैक्ट्री के बाहर एक पुराने से गत्ते पे नीले पेन से शाही से, उसमें स्पेलिंग भी गलत होती है, हेल्पर की स्पेलिंग गलत होती है, हेल्पर रिक्वायर्ड ऐसा टका रहता है, यानी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं हम, मैसेज दे रहे हैं लोगों को, स्टाफ को बोलते हैं आप किसी को पकड़ के ले आओ, दूसरी फैक्ट्री से लेके आ जाओ, यानी रिक्रूट करना चाहते हैं हम। वेरियस ऑप्शन सर्च कर रहे हैं कहां से एम्प्लॉइज हमारे आ सकते हैं, यानी व्हाट आर द वेरियस एवेन्यूज ओपन जहां से वी कैन गेट द एम्प्लॉइज, और कैसे उनको अट्रैक्ट करें, क्या उनको प्लान बताएं, क्या उनको सैलरी पैकेज दें। ये सब अट्रैक्शन जो है वो सब आता है किसके अंदर, रिक्रूटमेंट के अंदर। तो रिक्रूटमेंट के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉइज की सर्च करते हैं कहां से वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है जहां से हमारी मर्जी के एम्प्लॉइज को हम ढूंढ सकते हैं। तो इट इज अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देन बात करते हैं सिलेक्शन। इतनी सारी एप्लीकेशन आ गई। हम लोग स्कूल में जब जॉब करते थे वहां पर हम भी नए नए टीचर्स को, क्योंकि हमारे सेक्शंस बढ़ते रहते थे, ग्रोथ होती थी, या कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता था या फिर ट्रांसफर हो जाता था, तो वहां पे हम जब रिक्रूट करते थे तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते थे। अब सभी टीचर्स को तो नहीं रख सकते थे बिकॉज जॉब तो एक ही सब्जेक्ट की निकली है। उनमें से फिर हम क्या करते थे, स्क्रीनिंग करते थे, सिलेक्ट करते थे वो कॉम्पिटेंट पर्सन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूट करता है, हमारे सिस्टम को सूट करता है, हमारे जो भी टर्म्स कंडीशन है उसमें सूट करता है, यानी ये बेस्ट एम्प्लॉय है। उसके सारे के सारे जो पॉइंट
पॉइंट्स हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं। तो फिर होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद फोर्थ स्टेप आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, यानी वो जो पर्सन हमने ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया उसको प्लेसमेंट यानी उसकी पोजीशन बताई जाती है, उसको काम बताया जाता है, और पहले 2-4 दिन हफ्ता उसको काम नहीं कराया जाता, उसको फीलिंग दी जाती है कि भैया ये काम है, ओरिएंटेशन लो, ट्रेनिंग लो और देखो कैसे काम हो रहा है। सेम काम अगर दूसरा एम्प्लॉय कर रहा है तो बैठिए उसके साथ और सीखिए उसके साथ कैसा काम होता है। मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनिंग है, मान लीजिए वीडियो एडिटिंग है, मान लीजिए आप कोरियर कंपनी चला रहे हैं, मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है, एनीथिंग XYZ, वहां पर आपको प्लेसमेंट यानी जॉब पोजीशन देने के बाद उसकी ओरिएंटेशन करनी है, उसको समझाना है, उसको फील देनी है काम की, एक्चुअल काम करने से पहले। इवन कोई आप अकाउंटेंट भी जॉब पे रखते हैं तो एकदम से उसको अकाउंटिंग नहीं करने देते, उसको पहले से जो अकाउंटेंट है उसको एक हफ्ता ट्रेनिंग देते हैं, पार्टीज के नाम, डेटर्स क्रेडिटर्स के नाम फेमिलियर कराए जाते हैं, कौन से डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर सिस्टम, सारा का सारा उसको सिखा के फिर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस करने को मौका मिलता है। फाइन। तो स्टेप 4 है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले 4 स्टेप जल्दी से याद करते हैं। पहला क्या है? एस्टिमेट लगाना। जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ, एस्टिमेट लगाना। किस चीज का एस्टिमेट लगाना? कितने बंदे आपको चाहिए, कितने एम्प्लॉइज चाहिए। उसके बाद क्या करना है? वो बोर्ड विजुलाइज कीजिए, फैक्ट्री के बाहर बोर्ड लगाए, वो जो बोर्ड लगाते हैं, गत्ता लगाते हैं गंदा सा, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। उसके बाद विजुलाइज कीजिए, विकास सर के पास काफी सारे एप्लीकेशन फॉर्म आ गए, सर ने उनमें से कोई एक लेना है, उसको बोलते हैं सिलेक्शन। उस सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं? उसको इसके प्लेसमेंट करते हैं, उसकी ओरिएंटेशन करते हैं, यानी एकदम से उसको काम नहीं दे देते, उसको 2-4 दिन बैठ के आराम से सिखाते हैं और फिर देखते हैं हाँ भाई तेरा काम शुरू हो गया। तो जल्दी से बोलिए पहले चार प्रोसेस क्या है बताइए। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, वेरी गुड। दूसरा वो देखिए गत्ता फैक्ट्री के बाहर लगा हुआ है, यस, उस गत्ते को देख के माइंड में आएगा रिक्रूटमेंट। उसके बाद विकास सर काफी सारे एप्लीकेशन फॉर्म में से एक टीचर को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या है वो? सिलेक्शन। उसके बाद एकदम से काम पे नहीं ले जाना, उसको क्या करना है? प्लेसमेंट तो करनी है, पोजीशन बतानी है, काम बताना है, बट उसको ओरिएंटेशन करनी है, उसको उस जो एक्चुअल काम करना है उस काम को करने से पहले उसको बताना है किस तरह से काम होना है। ये 4 के बाद बाकी 4 आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप देख लीजिए, ऑनलाइन एजुकेशन अभी देख रहे हैं आप, टीचर्स पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, ब्लैक बोर्ड पे, कभी भी हमने जूम या टीम्स में नहीं पढ़ाया होता था। तो वहां पर हमें ट्रेनिंग मिली, क्या? स्कूल से हमें ट्रेनिंग ली ताकि हमारी डेवलपमेंट हो। और आज आप मुझे भी सुन पा रहे हैं, आप अपने टीचर्स को भी देख पाते हैं ऑनलाइन, वो किस लिए? क्योंकि ट्रेनिंग डेवलपमेंट। तो ये इसलिए होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। अगर आपका फोटोग्राफी का स्टूडियो है, ओके, तो वहां पर नए नए कैमरास आ रहे हैं, अगर आप वीडियो एडिटिंग करें नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग करें नए नए कैमरास आ रहे हैं। तो कोई भी काम के अंदर सीधा एकदम से अगर आप 5 साल 10 साल से भी कर रहे हैं, फिर भी आपको क्या है? ट्रेनिंग डेवलपमेंट की जरूरत रेगुलर बेसिस पे करते हैं। इसके लिए क्या है? जिस तरह से मेरी वर्कशॉप होती है स्कूल्स में, आपके स्कूल टीचर्स के साथ, सो व्हाट आई डू, आई एम प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इवन फॉर द स्टूडेंट्स आई डू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो दिस इज व्हाट, या इन हाउस होती है, कई बार टीचर्स को बाहर भेजा जाता है, कई बार ऐसा है 2-3 दिन के लिए गोवा में भेजा जाता है, अपने स्टाफ को जाइए और 2-3 दिन जाके ट्रेनिंग डेवलपमेंट कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए और फिर आइए। तो बहुत प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट के अंदर काफी वर्कशॉप में ऐसी लेता हूं इन एम्प्लॉइज की भी। देन बात आती है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये एक एनुअल फीचर है ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पर कि एम्प्लॉइज को देखा जाता है कि किस तरह से हम उसको प्रमोशन करें, किस तरह से देखें कि अगर ये हमारे पॉइंट्स, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहा तो इसको सॉरी बोल दे। यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है अप्रेजल के अंदर। मान के चलते हैं कि हर एम्प्लॉय के ऊपर एक तलवार जो लटकी हो कि मुझे गॉज किया जा रहा है रेगुलरली, तो वो एम्प्लॉय फिर अच्छा काम करेगा और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होगी तो फेयर रिवॉर्ड मिलेगा। देन बात आती है स्टेप 7, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। यहां पे हर एम्प्लॉय, यानी मान लीजिए किसी ने हमें ज्वाइन किया एज अ जूनियर क्लर्क, अब 5-10 साल तक वो 10 साल तक जूनियर क्लर्क तो ना रहेगा, उससे वो थोड़ा सा अगली पोस्ट पे चलेगा, फिर उसको कॉन्फिडेंस आएगा, वो और अच्छी मेहनत करेगा। ऐसे करते करते उसकी वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल जो है अप्रेजल होती रहती है और वो प्रमोशन की तरफ जाता रहता है। उसके करियर प्लानिंग भी उसका यही नहीं कि अगर कोई आदमी जूनियर क्लर्क बन के आया है तो 60 साल बाद वही रिटायर हो रहा है। एक ऐसा करियर प्लानिंग कीजिए कि उसको सिखाइए, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बाद उसको धीरे धीरे जो लैडर होता है प्रमोशन का, वहां पर वो एक कामयाब हो और अपने सपने पूरे करे। ऐसी करियर प्लानिंग होनी चाहिए और ये है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। लास्ट आता है कॉम्पनसेशन, जो मैंने कहा फेयर रिवॉर्ड। जितना आप काम कर रहे हैं, जैसा काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ये पता लगना चाहिए कि यस आप डिजर्विंग है और आपको सही कॉम्पनसेशन मिल रहा है। तो ये सारे के सारे 8 प्रोसेस हैं। जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला 4 हम याद कर चुके हैं, अगले 4 देखते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी आपको स्टाफ को देना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। तो जल्दी से याद कीजिए, लिखिए चैट बॉक्स में। पहले 4 मैं याद कर चुका हूं, दूसरे 4 याद करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी उनको ट्रेनिंग देनी है, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, प्रमोशन करनी है और कंपनसेशन। एक बार फिर बोलिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, कंपनसेशन। एक बार फिर बोलिए, एक बार फिर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कंपनसेशन। तो एक साथ 8 के 8 प्रोसेस देखिए, क्या आप याद कर पाते हैं? मेरे साथ साथ जल्दी से करते हैं 8 के 8। फिर दोबारा से याद कीजिए आंखें बंद करके और रिकॉल कीजिए, आंखें बंद कीजिए, रिकॉल कीजिए। जहां भी अटकते हैं फिर दोबारा वीडियो देखिए, पॉज कीजिए, फिर आगे बढ़िए।
पढ़िए, यानी बार बार करके देखना, आपको ये 8 के 8 प्रोसेस अभी याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। मुझे जिम में कितने ट्रेनर्स की जरूरत है, मेरे पास रेस्टोरेंट कितने शेफ, कितने वेटर्स की जरूरत है। जो भी आप बिजनेस करें सोचिए, बिजनेस लिखिए मैं बिजनेस सोच रहा हूं और उसके हिसाब से मैन पावर रिक्वायरमेंट। एक बार मैन पावर रिक्वायरमेंट आ गया, वो पुराना सा गत्ता देखिए फैक्ट्री के बाहर लिखा हुआ है और कहा जा रहा है या रिक्रूटमेंट, मुझे एम्प्लॉय चाहिए। अलग अलग वेन्यूज देखिए, आपको पता है बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो तैयारी कराते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, वो आईएम्स वगैरह में जाके वहां से ढूंढ के लाते हैं टीचर्स को जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कोचिंग दें। सो दिस इज व्हाट दे आर सीइंग, द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, वेरियस कहां से उनको लग रहा है जो पोटेंशियल एम्प्लॉइज को हम लेके आ सकते हैं, कैंडिडेट्स को, कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स को। तो वो है रिक्रूटमेंट। उन सभी में जिन्होंने अप्लाई किया उसमें से करना है बेहतरीन इंसान जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है, यानी सिलेक्शन। और उसके बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसके बाद 4 के बाद अगले 4 क्या थे, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट निरंतर रेगुलर बेसिस पे देते रहेंगे। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी उसकी सैलरी हाइक होती है, बेटर जॉब पोजीशन मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज बेटर बढ़िया हो जाती है पहले से बेटर, और उसको लगने लगता है कि यस अब मुझे और हाई पोजीशन मिल गई है, उसको एक गुडविल स्टेटस सिंबल बन जाता है उसका। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद प्रमोशन, यानी प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग का ध्यान रखना है। और लास्ट में आता है कंपनसेशन। ये 8 के 8 क्या है हमारे स्टाफिंग प्रोसेस। अब मैं लेके चलता हूं आपको एनसीईआरटी बुक में। अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और स्टार्टिंग के पेजेस में जहां पर ये दोनों टॉपिक गिवन है, मैंने आपके लिए मार्क कर रखा है इंपॉर्टेंट, जहां से हम देने वाले हैं बोर्ड के अंदर क्वेश्चन। तो आप भी अपनी एनसीईआरटी में हाइलाइटर ले लीजिए, पेन ले लीजिए और मार्क कर लीजिए मेरे साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपकी एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी तो पढ़ना बहुत जरूरी है। पेज 142 यहां पे है इंट्रोडक्शन, और ये सबसे बड़ी बात कही गई है कि इट इज देयरफॉर बिलीव दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ओनली व्हेन इट हैज द राइट पर्सन इन द राइट पोजीशन। यानी स्टाफिंग के बारे में मेन इंपॉर्टेंट जो बातें इंपॉर्टेंट अगर आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, और यहां से क्वेश्चन जो बनेगा वो मैंने पहले से मार्क कर दिया, चाहे वो केस बेस हो, कोई भी किस तरह का क्वेश्चन आए सब्जेक्टिव पेपर में, और वो आपको पता होना चाहिए। देन व्हाट इज मीनिंग। जब बात आती है मीनिंग की स्टाफिंग की, मैं पहले ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुका हूं। स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कंसर्न्ड विद व्हाट OUM, obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce। और वो है यहां पर डेफिनेशन जो मैंने एक्चुअल बताया, सेम टू सेम यहां मार्क कर रखा है। यानी अब आपको चिंता ही नहीं है बिजनेस स्टडीज की, सब कुछ हो रहा है हमारे चैनल अकाउंट्स गुरु पर। दिस इज अचीव फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स, यानी जो मैंने अभी आपको बताया था प्रोसेस, वही बातें पहले बिल्डअप कर रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट, बिल्कुल वही बात, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू फिल द रोल्स डिजाइन। यानी ये बता रहा है स्टाफिंग के अंदर क्या क्या होता है, और यही प्रोसेस मैं भी आपको बताया है। Then, after deciding what is to be done, how to जो प्लानिंग के अंदर करते थे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया। अब द मैनेजमेंट इज इन अ पोजीशन टू नो द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, यानी सबसे पहले कितने पर्सन चाहिए, किस क्वालिटी के चाहिए, कितने नंबर, क्या कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, क्या डिग्रीज, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सब बातों को ध्यान रखते हैं। एंड देन रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉइज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अंडरलाइन द वर्ड कंटिन्यूअस। इसके बेस पे क्वेश्चन बन के आता है कि क्या ये स्टाफिंग एक वन टाइम प्रोसेस है या कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो आप लिख आएंगे इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देन नेक्स्ट आता है क्या, यहां पर क्यों जरूरत पड़ती है, बिकॉज ऑफ रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके लिए मार्क कर रखिए, बिकॉज आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ये नहीं पता लगेगा कौन से पॉइंट में, कौन से पैराग्राफ में क्वेश्चन बन सकता है। तो सारे के सारे मैंने आपके लिए कर रखे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से ठोको लाइक, सब्सक्राइब करना मना, और कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है। देन द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज है तभी वो अपने गोल को अचीव कर पाएगी, अगर बेटर और अच्छे बेहतर लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। अब प्रॉपर स्टाफिंग क्या क्या करता है, बेनिफिट्स क्या है। पहला, कॉम्पिटेंट स्टाफ होना चाहिए, हायर परफॉर्मेंस होती है, कंटिन्यूअस सर्वाइवल और ग्रोथ होती है। ये सारे पॉइंट मैं कर चुका हूं, तो ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में बुक है, सॉफ्ट कॉपी भी है, तो भी आप उसमें ये मार्क कर लीजिए। ये सारे के सारे जो मैंने पांचों के पांचों आपसे इंपॉर्टेंस डिस्कस करी, वो सारी मैंने यहां हाईलाइट कर दी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय अवॉइडिंग ओवर मैनिंग। ओवर मैनिंग मतलब ज्यादा स्टाफ ना रखिए, ना ही अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टाफ हो। हाई लेबर कॉस्ट से बचिए। इट अवॉइड्स डिसरप्शन ऑफ वर्क बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस द शॉर्टेज ऑफ पर्सन। और हमें पहले से पता लग जाता है अगर स्टाफ कम है तो हम पहले से ही अरेंज करके रख सकते हैं, ताकि काम सफर ना करें। जो ऑर्डर हमें मिले हैं, ऑर्डर टाइम पे डिस्पैच हो जाए और हमारी जो सर्विस है उस पर इफेक्ट ना पड़े। जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड, ये मैंने आपसे डिस्कस
डिस्कस कर लिया था। यहां पे कहा गया कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल, टाइम, एफर्ट, एनर्जी रिजल्टिंग इन लोअर प्रोडक्टिविटी एंड पुअर क्वालिटी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सब होने वाला है। द एंटरप्राइज विल नॉट बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट प्रॉफिटेबली, यानी आप टाइम पे नहीं बेच पाएंगे, टाइम पे पैसा नहीं आएगा, रिपीट ऑर्डर नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पहले ही ऑर्डर को टाइमली नहीं दिया। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग के अंदर, ये रोल प्ले करता है। दे शुड बी गिवन एडिक्वेट ट्रेनिंग सो दैट वेस्टेज इज मिनिमम। तो ये ट्रेनिंग आपको देनी चाहिए स्टाफ को। फॉर अ वेरी लार्ज कंपनी द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इटसेल्फ विल कंटेन द स्पेशलिस्ट फॉर ईच फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट। ये मैं बात कह रहा हूं, अलग अलग स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स मेनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज विच द ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल मस्ट परफॉर्म। और ये सारी कौन कौन सी है? रिक्रूटमेंट है, then the analyzing jobs, collecting information, developing compensation, training development, maintaining labor relations, grievances, उनकी complaints को भी handle करना, एक अलग से डिपार्टमेंट मेंटेन होता है। प्रोवाइडिंग द सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, यानी उनको एक सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी दी जाती है कि हम आपको 3 साल 4 साल तक नहीं निकालेंगे, आप हमारी कंपनी के साथ रहेंगे तो देखिए आपकी ग्रोथ है, ये सब चीजें। एंड डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स, और अगर किसी वर्कर्स ने लेबर कोर्ट में जाके केस कर भी दिया तो वहां पर ये स्पेशलिस्ट कंपनी के बिहाफ पे आकर कंपनी के लिए फाइट करते हैं, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। फाइन, ये प्रोसेस है कि मैनेजमेंट प्रोसेस इज द टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी टाइमली आया, अभी जरूरत हमें आज है और स्टाफ मिल रहा है 2 महीने बाद, क्या फायदा है उसका? अगर आप कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं या पुराने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, दे मे अराइज एज अ मैटर ऑफ द नीड फॉर रिप्लेसिंग दोस हु क्विट, यानी जॉब छोड़ के जा रहे हैं या फिर रिटायर हो रहे हैं या फिर वो ट्रांसफर कर रहे हैं या प्रमोशन उनकी हो रही है। फाइन, हमें ये एक बहुत अच्छी बात कही गई कि हर जगह पानी है। 2/3 जो हमारा ये कहा गया है, 2/3 ऑफ द अर्थ हमारा पानी से है, लेकिन ड्रिंकेबल वाटर, पीने का पानी बहुत लिमिटेड है। ऐसे ही होने को बहुत लाखों लोग अवेलेबल हैं, जॉब मांग रहे हैं, बट राइट पर्सन जो हमें चाहिए कैसे ढूंढना है, वो ये स्टाफिंग चैप्टर पूरा उसके ऊपर है। फाइन, सो इट इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको बताया, उसके बाद वो सारे 8 के 8 स्टेप्स। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है इस जगह पे कि हमने पहले रिक्वायरमेंट देख ली है। ओवरस्टाफिंग समवेयर वुड नेसेसिटेट एम्प्लॉय रिमूवल और ट्रांसफर एल्सवेयर। ज्यादा है एम्प्लॉय तो रिमूव कर दो या ट्रांसफर कर दो किसी दूसरे अपने ही ऑफिस में, दूसरी ब्रांच में, दूसरे डिपार्टमेंट में। यहां पर कहा गया है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रांसलेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट इनटू स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन। ये तो पता रिक्वायरमेंट है, बट किस तरह का रिक्वायरमेंट है? क्या आपको टाइपिंग वाले बंदे चाहिए? क्या आपको एडवर्टाइजमेंट वाले बंदे चाहिए? क्या आपको सोशल मीडिया वाले बंदे चाहिए? कौन पर्सन चाहिए? वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन करनी चाहिए। उनकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कितना, और पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी बातें आपको यहां पर मेंशन करनी चाहिए। रिक्रूटमेंट, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, जो प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर के एम्प्लॉइज हमारे जुड़ने वाले हैं, उनको ढूंढना, सही जगह से ढूंढ के लाना एंड स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करे। कितने लोग ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में अप्लाई नहीं करते, तो उनको ऐसा कुछ लिखना है, वो पढ़ने के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। द एडवर्टाइजमेंट में भी डिस्प्लेड ऑन द फैक्ट्री ऑफिस गेट, मैंने बता दिया पुराना सा गत्ता, या फिर कोई प्रिंट मीडिया पब्लिश कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं भी किसी तरह से दूर दूर तक आजकल तो बहुत साधन अवेलेबल हैं। इस तरह से आप उनको रिक्रूट कर सकते हैं, यानी अट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक बार जब वो आ जाएं तो आपको उसको सिलेक्शन करना है। और यहाँ पे लिखा है बोथ इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वो हम आपको बताएंगे कैसे कैसे इंटरनल सोर्सेज से और कैसे कैसे हम एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूट कर सकते हैं, वो मैं सारा बताऊंगा अभी आपको। सिलेक्शन, चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स, ये है हमारा सिलेक्शन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, यानी उसको सोशलाइज करना, एम्प्लॉइज को बाकी लोगों से मिलवाना, अपने सीनियर्स से, सबॉर्डिनेट्स में, जिनके साथ सुबह शाम उसको बैठना है, उससे उनकी दोस्ती कराना, ताकि काम शुरू करने से पहले पहले वो उनके साथ प्यार डेवलप कर ले, ठीक है ना। सो इंट्रोड्यूस कराइए सुपीरियर से, सबॉर्डिनेट से। ही इज टेकन अराउंड द वर्क प्लेस, घुमाया जाता है, जैसे कोई नया टीचर आता है उसको पूरा स्कूल घुमाया जाता है, कहाँ पे स्टाफ रूम, कहाँ पे प्लेग्राउंड, कहाँ पे कैंटीन, कहाँ पे एवी रूम, ये सब बताया जाता है। एंड ओरिएंटेशन इज दस इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉइज टू अदर एम्प्लॉइज एंड फेमिलाइजिंग विद द रूल्स एंड पॉलिसीज। और हाँ, एक बात और, रूल्स एंड पॉलिसीज से भी अवगत यानी अवेयर कराया जाता है कि दीज आर योर रूल्स एंड पॉलिसीज। देखिए ओवर स्टाफिंग में क्या होगा, जब ज्यादा लोग होंगे ना, मोर प्ले लेस वर्क, आराम से बैठे खेल रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, मैगजीन पढ़ रहा है, ये होता है और ये एक्चुअल है। बाद में आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में लगातार, यानी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, उनके साथ अलायंसेस करके हम अपने एम्प्लॉइज को भेजते हैं, उससे उनको मोटिवेशन मिलती है। सो इट्स अ सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट विच टेक केयर ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन, बट इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन द लाइन मैनेजर वही ये सब कुछ काम कर लेते हैं, बट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इसके लिए एक स्पेशलाइज स्टाफ होता है। देन नाम बात करते हैं आगे परफॉर्मेंस अप्रेजल की, यानी उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, कैसे, टाइमली। ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव सम फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स ऑफ अप्रेजिंग देयर एम्प्लॉइज। यहां पे कहा गया कि प्री डिटरमिन स्टैंडर्ड, जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, यानी ये आइटम इतने घंटे में इतनी आइटम बनानी चाहिए, इतनी यूनिट्स बनानी चाहिए, वो बना रहा नहीं बना रहा, उससे उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाता है। कोई भी टारगेट्स दीजिए, कोई भी उसके जो आप मेजर करते हैं स्पेसिफिकली, वो काम देखिए क्या ये आपके हिसाब से है या नहीं है, उसी हिसाब से उसको फिर आगे
रखेंगे या उसको बाय बाय कह देंगे। द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस देयरफॉर विल इंक्लूड डिफाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, यानी इसको फीडबैक दीजिए, हम आपसे ऐसा चाहते थे, आपने ऐसा नहीं किया तो सॉरी, और अगर अच्छा किया तो प्रमोट कीजिए, प्रमोशन कीजिए, उसको रखिए और आगे उसके करियर ग्राफ को ऊपर लेके जाइए। यहां पर इट बिकम्स नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस द करियर रिलेटेड इशू एंड प्रमोशनल एवेन्यूज फॉर द एम्प्लॉइज, कि आप हम हमारे साथ रहेंगे तो देखिए ये शर्मा जी कहां आए थे, आज कहां पे हैं, इतना मिलता था स्टार्टिंग में, आज देखिए लाखों का पैकेज है, वो देख के आपको पता लगता है। मैनेजर्स नीड टू डिजाइन एक्टिविटीज टू सर्व एम्प्लॉइज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑल्सो, दे मस्ट एनकरेज एम्प्लॉइज टू ग्रो एंड रियलाइज द फुल पोटेंशियल, यानी पीक परफॉर्मेंस, जो हमेशा कहता हूं, अगर लेवल 10 पे परफॉर्म करना है तो लेवल 10 पे ही जाके परफॉर्म आपको करना है। प्रमोशंस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज करियर, यानी प्रमोशन तो होती रहेगी, इंटीग्रल पार्ट है। द एफर्ट ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन अ पोजीशन ऑफ इंक्रीज रिस्पांसिबिलिटी, जहां पर रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है, ड्यूटीज बढ़ जाती है, सैलरी भी बढ़ जाती है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, प्रमोशन। ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी वही है, काम वही है, फिर प्रमोशन नहीं, प्रमोशन में ये सारी चीजें चेंज होती है, याद रखिएगा, प्रमोशन के अंदर पे भी चेंज होती है, रिस्पांसिबिलिटी और जॉब सेटिस्फेक्शन, वाओ मैं हेड बन गया हूं, सेल्स टीम का हेड बन गया हूं, प्रोडक्शन टीम का हेड बन गया हूं, एडिटिंग टीम का हेड बन गया हूं, ये सब चीजें। कॉम्पनसेशन जो हमारा 8 पॉइंट था, ऑल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एस्टैब्लिश अ वेज एंड सैलरी प्लान्स फॉर द एम्प्लॉइज, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। और यहां पर कोई भी, दे आर वेरियस वेज टू प्रिपेयर द डिफरेंट पे प्लान्स, कोई टाइम के हिसाब से, कोई क्वांटिटी के हिसाब से वेरियस कॉम्पनसेशन प्लान होते हैं, वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव्स, कमीशन एंड बोनस एंड इनडायरेक्ट पेमेंट्स, काफी सब कुछ यहां पे होता है। यानी टाइम बेस्ड परफॉर्मेंस है। अ टाइम बेस्ड प्लान मींस द सैलरी एंड वेजेस आर पेड ईदर डेली, वीकली और मंथली, या फिर पीस वर्क वेजेस, यानी जितनी आइटम्स आपने बनाई है, जितनी यूनिट्स बनाई है, उसके हिसाब से आपको दे दीजिए, बिल्कुल फेयर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां तक हमने ये सारा कर लिया। आई होप आज का ये जो हमारा फ्री कक्षा का बिजनेस स्टडीज टर्म 2 स्टाफिंग का पार्ट 1 था, आपको अच्छा लगा। पार्ट 2 आपको तब देंगे जब लगे कि हाँ भी आपको मजा आया इस पार्ट में, और ये जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया ये आपको अच्छे से समझ आया। चैट बॉक्स में लिखिए, पता लग जाएगा कितना आपने मेरे साथ साथ इसको पढ़ा। तो मिलेंगे टर्म 2 के चैप्टर स्टाफिंग का पार्ट 2 में, जब आप इसके लिए दिखाएंगे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो जल्दी से बताइए कैसा लगा आज का आपको ये 8 के 8 प्रोसेस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और 5 इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो ये देखिए, पहले पार्ट 1 में हमने 2 मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिए हैं। इसके बाद जब आगे चलेंगे मैं इसके साथ चीट शीट डिस्कस करने वाला हूं, बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड जो हम इस एनसीईआरटी बेस्ड न्यू क्वेश्चंस डेवलप करेंगे वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो उसके लिए करना क्या है, डू लाइक सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइए और बने रहिएगा आगे तक के लिए, और स्प्रेड कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर आप मेंटर्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स के बीच में। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक कोई यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, नया कोरोना वायरस आ रहा है, कहीं भी भीड़ में अवॉइड कीजिए, मास्क को पहने रखिए, हैंड्स को वॉश करते रहिए, बिकॉज आई केयर यू, आई हैव अ कंसर्न फॉर यू, लव यू ऑल। सो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, यो।